नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है। क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों की जिस पर चर्चा जरूरी है। इस चर्चा में जुड़ेंगे अपने संवाददाताओं से और विशेषज्ञ मेहमानों से भी। पीएम मोदी ने बताया गरीब, किसान, महिला और युवा को देश की सबसे बड़ी जाति। महिला किसान ड्रोन केंद्र का भी शुभारंभ किया। क्या है ये पूरी खबर, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। क्या है इसके पीछे का एजेंडा, क्या है इसके मायने। साथ ही साथ बात करेंगे तेलंगाना में मतदान जारी है, वोटरों में देखा जा रहा है जबरदस्त उत्साह, किस तरह से चल रहा है ये वोटिंग, इस पर भी बात करेंगे। मोदी सरकार का मिशन रोजगार, इस पर विशेष चर्चा भी रहेगी और खास खबर भी दिखाएंगे और कुछ खास खबरों पर अपने संवाददाताओं का विश्लेषण भी देखेंगे अपने विशेष सेगमेंट रिपोर्टर्स डायरी में। होंगे कई अहम सवाल और जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। पीएम मोदी ने बताया गरीब, किसान, महिला और युवा को देश की सबसे बड़ी जाति। कहा इनके विकास से ही देश का विकास संभव। एम्स देवघर में 10,000वें जन औषधि केंद्र की शुरुआत की। जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 से बढ़ाकर 25,000 करने के कार्यक्रम का किया शुभारंभ। पीएम मोदी ने किया महिला किसान ड्रोन केंद्र का शुभारंभ। कहा कृषि क्षेत्र में ड्रोन तकनीक से महिला सशक्तिकरण को मिल रही है नई धार। तेलंगाना में 119 विधानसभा सीटों पर मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह। दिग्गज नेताओं की किस्मत का आज हो रहा है फैसला। बीआरएस, बीजेपी और कांग्रेस के बीच दिलचस्प मुकाबला। 3 तारीख को आएंगे नतीजे। मणिपुर के सबसे पुराने हथियारबंद समूह यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट का शांति समझौते पर हस्ताक्षर। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया ऐतिहासिक उपलब्धि। देश में आज लगेगा 37 जगहों पर रोजगार मेला। पीएम मोदी आज 51,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मियों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। पिछले वर्ष 22 अक्टूबर को धनतेरस पर रोजगार मेले की हुई थी शुरुआत। इसके तहत अब तक लाखों युवाओं को दिए जा चुके हैं नियुक्ति पत्र। तो सबसे पहले तेलंगाना में मतदान की बात करेंगे। किस तरह से वोटिंग जारी है। 119 सीटें हैं तेलंगाना विधानसभा की और वोटिंग सभी जगहों पर हो रही है और बताया जा रहा है कि वोटिंग अब तक तेज गति से हो रही है। तेलंगाना में विधानसभा की सभी 119 सीटों पर वोटिंग जारी है। मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। तो जबरदस्त उत्साह है तेलंगाना के वोटरों में। सवेरे 7 बजे से शुरू हुआ है ये मतदान और शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 13 निर्वाचन क्षेत्रों में शाम 4 बजे तक ही वोट डाले जा सकेंगे। युवा मतदाताओं में काफी उत्साह दिख रहा है। वहीं लोकतंत्र के इस महापर्व में बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता भी पीछे नहीं हैं। तो बुजुर्ग और दिव्यांग भी वोट डाल रहे हैं। राज्य के कई दिग्गज नेताओं की किस्मत आज ईवीएम में बंद हो जाएगी। बीआरएस, बीजेपी और कांग्रेस के बीच दिलचस्प मुकाबला देखा जा रहा है। तेलंगाना राज्य की सत्ता पर काबिज होने के लिए बीआरएस तीसरी बार कोशिश कर रही है, जबकि कांग्रेस को सरकार की एंटी इनकम्बेंसी पर भरोसा है। सरकार की नाराजगी का लाभ कांग्रेस को मिलेगा, ऐसा उसको लगता है। वहीं बीजेपी ने राज्य में धुआंधार चुनाव प्रचार किया है। पार्टी ने भ्रष्टाचार और परिवारवाद को चुनावी मुद्दा बनाया है और उन्हें सरकार बनाने का पूरा भरोसा है। बीजेपी का दावा है कि उनकी सरकार इस बार बनेगी। फिलहाल क्या कुछ कह रहे हैं मतदाता, आइए सुनते हैं उनकी प्रतिक्रिया। This the third time I'm voting. I request everyone to utilize their voting right. It's good to vote. It's very a smooth process. It happens in 5 minutes में सब कुछ हो गया था and it's nice. Everyone utilize their voting right. मैंने अपना वोट कास्ट करा, बहुत हैप्पी हूँ मैं। It is our right. We have to cast our vote. वोट डाले तो लीडर, अच्छा लीडर को चुना सकते, अच्छा लीडर अपन को सेवा करते, इसलिए वोट मस्ट। एवरी सिटीजन शुड वोट फॉर। मैं वोट डाला और अच्छा तेलंगाना के लिए, अच्छा एम्प्लॉयमेंट के लिए, अच्छा डेवलपमेंट के लिए मैं वोट डाल दिया। Expecting a new generation and new technology
and upcoming IT sector development, etc. And expecting a good politics in the state. सब इश्यूज लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट, विकास को लेकर ही हमने वोट किया है। और किस तरह से चल रहा है तेलंगाना में मतदान, क्या कुछ है खास, क्या कुछ है चुनाव के रंग, बात करेंगे। हमारे संवाददाता राजेश राज और धीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं तेलंगाना के दो अलग अलग स्थानों से। सबसे पहले राजेश राज के पास आते हैं और राजेश राज, आपसे जानना चाहेंगे क्या है चुनाव के रंग, किस तरह से बताएंगे और किन मुद्दों पर आज वोट डाल रहे हैं तेलंगाना के मतदाता। देखिए निखिल, अगर चुनाव आयोग जो तेलंगाना है, हैदराबाद स्थित जो कार्यालय है, उसके आंकड़ों पर अगर हम नज़र फरमाएं तो 37% तक का मतदान जो है वो 1 बजे तक हो पाया है। हालांकि वो आंकड़ा अब मुझे लगता है कि 50 के आसपास होना चाहिए, क्योंकि घड़ी में अब 3 बजने को है, तो निश्चित तौर पर आंकड़ा जो है 50 तक पहुंचने की उम्मीद है। लेकिन जो सबसे चिंताजनक बात रही है, जो तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के लोग ये स्वीकार करते हैं कि हैदराबाद के जो शहरी इलाके हैं उन जगहों पर कहीं ना कहीं मतदान का प्रतिशत पिछले चुनाव में बहुत कम रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं तमाम सियासी दलों के लिए ये परेशानी खड़ा करता रहा है। आज भी जब भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वोटिंग के लिए आए डॉक्टर के लक्ष्मण, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर ये अपील की कि आम लोगों को कहीं ना कहीं घरों से बाहर निकलना चाहिए, वोटिंग करनी चाहिए। और जो फर्स्ट टाइमर जो वोटर हैं वो भी लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि लोग छुट्टी का दिन न बनाएं और घरों से बाहर निकलकर मताधिकार का प्रयोग करें। तो हम कह सकते हैं कि चिंताओं आशंकाओं के बीच हैदराबाद में वोटिंग जो है वो जारी है। सुबह के सत्र में लोग घरों से थोड़ा कम निकल रहे थे, अब घरों से लोग निकल रहे हैं अपना घर का चूल्हा चक्की और काम निपटाने के बाद। और ये देखना पड़ेगा कि शाम तक जब 106 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान का काम जो है वो शाम 5 बजे तक होगा और 13 जो मतदान विधानसभा क्षेत्र हैं वहाँ पर मतदान 4 बजे शाम में पूरा करा लिया जाएगा। वो ये इलाके हैं जो महाराष्ट्र या छत्तीसगढ़ की सीमा से सटे हुए हैं या फिर वामपंथी उग्रवाद के शिकार रहे हैं, वैसे जगहों पर 4 बजे मतदान का काम पूरा करा लिया जाएगा, तब वास्तविक आंकड़ों का पता चल पाएगा। आपने निखिल मुद्दों की बात करी, मुद्दे निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं विकास का मुद्दा है, डेवलपमेंट का मुद्दा है और हर हाल में यहाँ की जो जनता है वो चाहती है कि सिर्फ विकास की जो किरणें हैं वो हाईटेक सिटी हैदराबाद तक न रहे बल्कि ग्रामीण इलाकों तक भी पहुँचे, फैक्ट्रियाँ ग्रामीण इलाकों में भी पहुँचे, रोजी रोजगार के अवसर जो हैं वो नौजवानों को मिले ताकि लोग पलायन न करें, विस्थापन का दंश उन्हें झेलना न पड़े और कहीं ना कहीं रोजगार के जो बड़े अवसर हैं वो हैदराबाद और तेलंगाना के नौजवानों को मिल सके, इस आधार पर लोग वोटिंग के लिए मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं। ठीक है निखिल, ठीक है। धीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरज, एंटी इनकम्बेंसी, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, फ्रीबी, ये कुछ ऐसे कारक रहे या कुछ कहिए कि ऐसे की वर्ड्स रहे इस बार तेलंगाना के चुनावों में जिसके इर्द गिर्द ये चुनाव घूमता रहा है, क्या कुछ जानकारी देंगे आप? बिल्कुल आपने सही कहा, केसीआर और करप्शन, परिवारवाद प्रमुख चुनावी मुद्दा रहा। अगर हम तेलंगाना चुनाव की बात करें और बार बार इसकी चर्चा चुनाव प्रचार में विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा की गई, यहाँ तक कांग्रेस ने भी केसीआर के ऊपर परिवारवाद के नारे लगाए। और जहां तक बीजेपी की बात है, प्रधानमंत्री की तमाम रैलियों में केसीआर और करप्शन, सिंचाई घोटाला, शराब घोटाले में दिल्ली से लेकर और जो केसीआर की सरकार कैसे लिप्त हुई उसके पूरे के पूरे दस्तावेज। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात जो केसीआर के बारे में कही गई कि केसीआर करप्शन का प्रमुख गढ़ कैसे बनी, उसके बारे में पूरा का पूरा ब्यौरा प्रधानमंत्री ने अपनी रैली में, गृह मंत्री ने अपनी रैली में, और यहाँ की जनता भी इस बात की चर्चा जरूर कर रही है कि कैसे केसीआर ने करप्शन के जरिए पूरे जो तेलंगाना की राजनीति को प्रभावित किया है। और जो सबसे बड़ी बात, यहाँ चाहे किसानों के मुद्दे हो, चाहे यहाँ पिछड़े वर्ग के मुद्दे हो, जैसा कि आपको मैं बता दूं, अगर करप्शन की बात करें और उससे आगे की बात करें तो जो सबसे बड़ा जो मुद्दा रहा वो मडिगा समुदाय का मुद्दा रहा। मडिगा एक ऐसा समुदाय है यहाँ पे जो कि बीते 30 सालों से आरक्षण कर रहा है, बीते 30 सालों से आंदोलन कर रहा है आरक्षण के मुद्दे पर।
अभी जबकि भाजपा कार्यकर्ताओं की यहाँ चुनाव सभा हुई और खास करके प्रधानमंत्री की सभा में जो मडिगा समुदाय के जो नेता कृष्णा मडिगा प्रधानमंत्री से गले मिले, प्रधानमंत्री ने उन्हें आरक्षण के वर्गीकरण के मुद्दे पर उनको आश्वासन दिया। और जो सबसे जो बड़ी बात रही जो 4% मुस्लिम आरक्षण की, जिसको लेकर बार बार भारतीय जनता पार्टी हमलावर रही केसीआर के ऊपर कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर तेलंगाना में बनती है तो वो जो 4% जो मुस्लिम आरक्षण है उसे खत्म किया जाएगा। एक तरफ से बीजेपी के द्वारा जो हिंदुत्व का जो कार्ड है उसको भी खेलने की कोशिश की गई। प्रधानमंत्री भी जबकि कई सभा में आए तो सबसे पहले वो वेंकटेश्वर का दर्शन करके फिर तेलंगाना पहुंचे। एक तरीके से ये कोशिश हुई कि कैसे अपने अपने तरीके से मतदाताओं को लुभाया जाए। दूसरी तरफ एक हमला केसीआर के बाद दूसरा हमला कांग्रेस पे हुआ। बार बार जो बीजेपी अपनी सभाओं में कहती रही कि अगर आप कांग्रेस को वोट देते हैं तो इसका मतलब आप केसीआर को वोट दे रहे हैं, क्योंकि साल 2014 में केसीआर के कांग्रेस के कई विधायक केसीआर में शामिल हो गए। 2015 में कांग्रेस के 34 एमएलसी केसीआर में शामिल हुए और 2018 के चुनाव में कांग्रेस के 12 विधायक जो हैं वो केसीआर में शामिल हुए। तो दोनों तरीके से केसीआर और कांग्रेस को घेरने की कोशिश हुई। और इस पूरे चुनावी रंग में एक चीज देखने को मिला कि केसीआर के यहाँ के 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी, कांग्रेस की जो पुराने 15 साल पुरानी जमीन तलाशने की कोशिश के बीच किनारे पर चल रही भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ के चुनाव में एक मजबूत दावेदार के रूप में अपनी भूमिका दिखाई है। राजेश राज, आपसे चाहेंगे कि एक दो सवालों का जवाब बहुत संक्षेप में जल्दी दे। एक तो आपने कहा कि जो विकास की किरण है वो गांवों तक पहुंचे, इसकी कोशिश हो रही है, तो गांव के मतदाता किस तरह से इन चुनावों को ले रहे हैं? क्या वो अपने आप को उनको लगता है कि विकास उन तक नहीं पहुंचा है, डिप्राइव्ड है? दूसरी बात ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो जातिगत जनगणना या जो पिछड़ों का मुद्दा है, क्या इस तरह के मुद्दों ने भी वोटरों को प्रभावित किया है या ये सिर्फ उत्तरी राज्यों तक सीमित रहे हैं? राजेश, देखिए, जाति जनगणना या कास्ट पॉलिटिक्स की बात अगर हम करें तो निश्चित तौर पर दक्षिण भारत के जो इलाके हैं यहाँ की जड़ें ओबीसी पॉलिटिक्स के लिए पहले से जानी जाती रही हैं। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में लगभग जो भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने ही जानकारी दी कि लगभग 50% से ज़्यादा ओबीसी वोटर जो है वो तेलंगाना में है। और शायद भारतीय जनता पार्टी ने इसी को केंद्र में रखकर ओबीसी को मुख्यमंत्री बनाने की पेशकश जो है वो चुनाव के दौरान की है। और इसका असर कितना जनता पर हुआ है ये आने वाले समय में पता चल पाएगा। लेकिन दक्षिण भारत के राज्यों की बात करें तो चाहे वो रामास्वामी पेरियार की बात करें, चाहे अन्य जो बड़े नेता हैं उनकी बात करें, कहीं ना कहीं पिछड़ावाद की राजनीति यहाँ पर रही है। जहाँ तक दक्षिण भारत में आपने मुद्दों की बात की, ग्रामीण भारत में ग्रामीण जो इलाके हैं वहाँ पर जैसे गाजवेल जहाँ से केसीआर चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं पर कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर किसान बेहद आंदोलित थे कि सिर्फ शहरों का हाईटेक सिटी का विकास तो हो रहा है लेकिन किसानों से किए हुए वायदे जो हैं वो अमलीजामा नहीं पहनाए जा रहे हैं। 6 लाख रुपए में करोड़ों की ज़मीन जो है उसको किसानों से राज्य सरकार ने ले लिया, लेकिन उनको घर तो बनाया लेकिन उनके साथ बेरोजगारी की जो समस्या थी वो कहीं ना कहीं सर चढ़ कर बोलती रही। शायद यही वजह है कि गजवेल में केसीआर जो हैं वो अपने जो उनके परंपरागत सीट हैं वहाँ पर घिरते हुए नजर आ रहे हैं और उन्हीं के कभी करीबी रहे राजेंद्र इटाला भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर उन्हें चुनौती दे रहे हैं। और शायद यही वजह है कि 2 बार उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के बावजूद केसीआर को कामारेड्डी से भी दूसरी जगह से चुनाव लड़ना पड़ रहा है। दोनों जगह उन्हें कड़ी जो चुनौती है वो दी जा रही है। भारतीय कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कामारेड्डी में उनके खिलाफ मैदान में है और कभी इनके राइट हैंड जो है वो गाजवेल में राजेंद्र इटाला इन्हें चुनौती दे रहे हैं कि 10 साल तक कॉमन पीपुल या आम जो भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि आम लोगों से केसीआर ने 10 साल में कभी मुलाकात ही नहीं की, तो उसका असर कहीं ना कहीं उनके विधानसभा क्षेत्रों में दिखाई पड़ रहा है। और
जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर भी दिखाई पड़ रहा है। मुकाबला त्रिकोणीय है, बेहद रोचक मुकाबला होने के आसार हैं। और जहाँ तक असदुद्दीन ओवैसी की बात करें तो ओवैसी की पार्टी पिछली बार 7 सीटों पर लड़ी थी, 7 सीटों पर उन्हें कामयाबी हाथ लगी थी। इस बार 9 सीट पर उन्होंने अपने प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे हैं। देखना होगा कि उनकी ताकत बढ़ती है या घटती है। अपनी तकरीरों से सुर्खियां वो देश भर में बटोरते जरूर है, लेकिन यहाँ पर वोटरों के दिलों में कितना उतरते हैं ये भी देखने की बात होगी। ये 3 दिसंबर को पता चल पाएगा। बिल्कुल 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 राजेश, वोटरों के दिलों में कितना उतरते हैं ये देखने की बात होगी। क्या कुछ समीकरण बदल सकते हैं। बहुत शुक्रिया राजेश आपका और धीरज आपका भी इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और इसके बाद बात करेंगे मोदी की गारंटी वाली गाड़ी, आखिर क्या है ये मोदी की गारंटी वाली गाड़ी, इस पर बात करेंगे। लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। मम्मी कॉलेज की क्रिकेट टीम में ना मेरा सिलेक्शन हो गया है। वेरी गुड। कॉलेज की टीम में तो आ गया, देश की टीम में रजिस्ट्रेशन कब करवा रहा है? वो कैसे? तुम वोटर बन के देश की टीम का हिस्सा बन सकते हो। देश का फॉर्म भरो, देश की टीम का हिस्सा बनो। वोट करना सिर्फ तुम्हारा अधिकार ही नहीं बल्कि तुम्हारा कर्तव्य भी है, समझे? जी हाँ, अगर आप भी 18 साल के हो रहे हैं तो आज ही वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करके वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाकर वोटर बने। और हाँ, एग्जिस्टिंग वोटर्स भी अपनी जानकारी वोटर लिस्ट में अपडेट करें, जिससे देश की टीम और मजबूत बने। वोटर लिस्ट में नाम मतलब देश के लिए वोट करने का अधिकार, यानी देश की टीम में रजिस्ट्रेशन। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और मोदी की गारंटी वाली गाड़ी, बात करेंगे विकसित भारत संकल्प यात्रा की, जो गांव-गांव में मोदी की गारंटी वाली गाड़ी लेकर लोगों तक पहुंची है। इसकी बात करेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा गांव-गांव में मोदी की गारंटी वाली गाड़ी बनकर लोगों तक पहुंची है। आज पीएम मोदी ने लाभार्थियों से सीधा संवाद भी किया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत पीएम मोदी केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से खुद फीडबैक ले रहे हैं, डायरेक्ट संवाद स्थापित कर रहे हैं प्रधानमंत्री। और पीएम मोदी ने इस अवसर पर जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 से बढ़ाकर 25,000 करने के कार्यक्रम की शुरुआत भी की। जाहिर है इससे दवाइयों पर खर्च काफी कम होगा। पीएम मोदी ने कहा कि हम सत्ता भाव से नहीं, सेवा भाव से काम करते हैं। संवाद के दौरान लाभार्थियों ने भी पीएम मोदी से दिल की बात खुलकर की। तो दोनों तरफ से संवाद रहा ये। और जम्मू कश्मीर के एक लाभार्थी ने बताया कि उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड, फार्म मशीनरी बैंक स्कीम और किसान सम्मान निधि जैसी कई योजनाओं का लाभ लिया है। जम्मू के बॉर्डर इलाके की रहने वाली बलवीर कौर ने कहा कि हमने किसान क्रेडिट कार्ड से ट्रैक्टर खरीदा है। पीएम ने चुटीले अंदाज में कहा कि आपके पास ट्रैक्टर है, मेरे पास साइकिल तक नहीं है। पीएम ने कहा कि संकल्प यात्रा का मकसद है लोगों के अनुभवों को जानना, जिन्हें नहीं मिला है उन्हें इस कड़ी में जोड़ना। मोदी की गारंटी का लाभ सभी को मिलना चाहिए। पीएम ने कहा कि जिनको सरकार की योजनाओं का लाभ अब तक नहीं मिला है उन्हें अगले 5 वर्षों में सुनिश्चित करना ही इस गारंटी यात्रा का असल मकसद है। देश में कुछ राजनीतिक दलों की जातिगत गणना सियासत का जवाब देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मेरे लिए सबसे बड़ी जाति गरीब, युवा, महिलाएं और किसान है। पीएम ने कहा कि इनके उत्थान से ही विकसित भारत का संकल्प पूरा होगा। जो गरीब, युवा, किसान और महिलाओं के उत्थान से ही विकसित भारत का संकल्प पूरा होगा, प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा। और उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत का विकास 4 अमृत स्तंभों पर टिका है। हमारी नारी शक्ति, हमारी युवा शक्ति, हमारे किसान और गरीब परिवार। पीएम मोदी ने 15 नवंबर को झारखंड के खूंटी से पूरे देश में केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की थी। ऑन स्पॉट योजनाओं का लाभ और उससे जुड़ी जानकारी अधिक से अधिक लोगों को मिल सके, ये इस यात्रा का मकसद है।
तो विकसित भारत संकल्प यात्रा गांव-गांव तक पहुंच रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी और क्या है इस गारंटी के मायने, इस पर विशेष चर्चा करेंगे। फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष के जातीय गणना के मुद्दे पर कटाक्ष करते हुए कहा कि देश के हर गरीब का जीवन बेहतर बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को जातियों में बांटने से नहीं बल्कि युवा, महिला, किसान और गरीब के उत्थान से ही भारत का विकास संभव होगा। मेरे लिए देश की सबसे बड़ी 4 जातियां हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है गरीब, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है युवा, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है महिलाएं, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है किसान। इन 4 जातियों का उत्थान ही अगर भारत को विकसित बनाएगा, और अगर 4 का हो जाएगा ना, इसका मतलब सबका हो जाएगा। इस देश का कोई भी गरीब, चाहे वो जन्म से कुछ भी हो, मुझे उसका जीवन स्तर सुधारना है, उसे गरीबी से बाहर निकालना है। इस देश का कोई भी युवा, चाहे भी उसकी जाति कुछ भी हो, मुझे उसके लिए रोजगार के, स्वरोजगार के नए अवसर देने हैं। इस देश की कोई भी महिला, चाहे उसकी जाति कोई भी हो, कुछ भी हो, मुझे उसे सशक्त करना है, उसके जीवन से मुश्किलें कम करनी है, उसके सपने जो दबे पड़े हैं ना, उन सपनों को पंख देनी है, संकल्प से भरना है, और सिद्धि तक उसके साथ रह करके मैं उसके सपने पूरे करना चाहता हूं। इस देश का कोई भी किसान, चाहे उसकी जाति कुछ भी हो, मुझे उसकी आय बढ़ानी है, मुझे उसका सामर्थ्य बढ़ाना है, मुझे उसकी खेती को आधुनिक बनानी है, मुझे उसकी खेती में जो चीजें उत्पादित होती है उसकी मूल्य वृद्धि करनी है। गरीब हो, युवा हो, महिलाएं हो और किसान, ये 4 जातियों को मैं जब तक मुश्किलों से उबार देता नहीं हूं, मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं। तो इन 4 जातियों को जब तक मैं मुश्किलों से उबार नहीं दूंगा, तब तक चैन से बैठने वाला नहीं हूं, ये कहा प्रधानमंत्री ने। और प्रधानमंत्री ने आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से संवाद भी स्थापित किया। हल्के फुल्के अंदाज की कुछ झलकियां आइए आपको दिखाते हैं। आपको किसानों के लिए चल रही किन किन योजनाओं का लाभ मिला है? सर, मुझे अभी तक केसीसी का लाभ मिला है, फार्म मशीनरी बैंक का लाभ मिला है, किसान सम्मान निधि का लाभ मिला है। आप अपने गांव की सरपंच भी हैं? जी सर। देखिए, आपके बगल में कोई एक और लीडर घुस गया अभी, सबको हटा करके, तो अब सरपंच वही बन जाएगा ऐसा लग रहा है। हैं, तुम्हें धक्का मार रही है नेता। अच्छा बताइए, जो योजनाएं आपको फायदा हो रहा है, क्या क्या हुआ है, जरा फिर से बताइए। सर, मैंने अप्रैल 2023 में केसीसी लिया। उस केसीसी का मैंने यूज किया ट्रैक्टर खरीदने के लिए। उस ट्रैक्टर से मैं उससे भी मुझे एग्रीकल्चर ने और फायदा दिया फार्म मशीनरी बैंक के रूप में। मुझे 2 लाख का फायदा हुआ सब्सिडी के रूप में। मेरे परिवार में किसान सम्मान निधि भी मिलती है, जिससे हम साल में 6,000 रुपए का भरपूर फायदा उठाते हैं। देखिए, आप तो कितने बड़े इंसान हैं, मेरे पास तो साइकिल भी नहीं है, आप तो ट्रैक्टर की मालिक हो गई है। आपके पंचायत में लोग कितने, जनसंख्या कितनी है? सर, मेरे पास 2980 वोटर्स हैं, 4700 लोग हैं पूरे। आप इतना सारा याद रखती हो? सर, ग्रास रूट लेवल पे आपसे ही सीखा है काम करना, और काम करती हूँ, भूलती नहीं हूँ कभी भी। ये जो मैं संकल्प यात्रा लेकर के निकला हूं ना, गांव गांव जो ये
मोदी की गारंटी की गाड़ी आ रही है, इसके पीछे मेरा मकसद यही है कि हमने जिनको मिला है उनके अनुभव जानना है, और जिनको अभी मिला नहीं है मैं 5 साल में वो काम पूरा करना चाहता हूं और सही लोगों को ढूंढना चाहता हूं कि जिनको सचमुच में जरूरत है, और फिर मैं सरकार का बजट भी उसमें लगाना चाहता हूं। और इसलिए हिंदुस्तान के हर गांव में ये मोदी के विकास की गारंटी वाली गाड़ी पहुंचने वाली है। तो ये गाड़ी का लाभ सबको मिले, इसके लिए करोगी आप बलवीर जी? बॉर्डर पे बैठे हैं, कभी झूठ नहीं बोलते, और बॉर्डर पे बैठ के दिल्ली वाला फील आ रहा है सर। पहले बहुत डर लगता था, आज की डेट में हम लोग इतने निश्चिंत हैं कि हमें लगता है जैसे आप हमारे पास बॉर्डर पे पहुंच गए, हमारे लिए भगवान धरती पे आ गए। देखिए, हमारे देश में बॉर्डर वाले नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लोग झूठ नहीं बोलते हैं। सच बोलने का स्वभाव हमारे देश के स्वभाव में है। जो कुछ गलत रास्ते पर चले गए उतने ही लोग हैं वो झूठ बोलते रहते हैं, फालतू चीजें बोलते रहते हैं। वरना हमारा सामान्य जो देश का नागरिक है वो झूठ कभी नहीं बोलने का प्रयास नहीं करता है। तो बेहद चुटीले अंदाज में और हल्के फुल्के अंदाज में प्रधानमंत्री का यह संवाद रहा, और जो लाभार्थी थे उन्होंने भी अपने दिल की बात कही। फिलहाल इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता धनंजय गिरी जुड़े हुए हैं। धनंजय जी, स्वागत है आपका। और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं एडवोकेट कपिल मदान, वो भी जुड़े हुए हैं। कपिल जी, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे संपादकीय सलाहकार विनोद मिश्रा जुड़े हुए हैं। विनोद जी, आपने पूरी खबर देखी, प्रधानमंत्री का संवाद भी सुना, प्रधानमंत्री का अभिभाषण भी सुना, और आपने देखा कि किस तरह से जो जिसको कहा जाए कि जब जातियों की बात लगातार हो रही है इस देश में और जातिगत जनगणना से लेकर पिछड़ी जातियों की बात हो रही है, ऐसे बीच में प्रधानमंत्री ने कहीं ना कहीं उस लाइन को लंबा किया है, लकीर को लंबा खींचने की कोशिश की है और कहा है कि गरीब ही उनके लिए सबसे बड़ी जाति है। निखिल, पहले मैं आपके रिपोर्ट पे आऊँ, जो रिपोर्ट अभी आप दिखा रहे थे कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी, तो ये मोदी की गारंटी वाली गाड़ी जो अभी 15 दिन पहले आप सोच सकते हैं कि एक खूंटी से यात्रा शुरू हुई थी, विकसित भारत संकल्प यात्रा। और विकसित भारत संकल्प यात्रा अभी 1000 पंचायतों में ही लगभग पहुंची है, जहां तक हम अभी तक लेटेस्ट देख पाए हैं। उस 1000 पंचायतों का में उस गाड़ी विकसित भारत संकल्प यात्रा की गाड़ी जो पहुंची है, अब गांव में देखिए उसका रिएक्शन कि वो गाड़ी आज से 15 दिन में वो गाड़ी गाँव के लोग उसको मोदी की गारंटी वाली गाड़ी मान रहे हैं और उसी नाम से उसको पुकार लगे हैं। तो ये जो पब्लिक कांटेक्ट का है, रीच आउट का है, इसके मामले में ये इतना कमाल का है ये सोच और ये आइडिया। आप ये देखिए कि इसका मकसद है सिर्फ ये कि जिसको अभी जो पीएम के मोदी के जो लगभग इतने स्कीम है, लगभग दर्जन भर स्कीम है, उसमें जो 5-6 खास स्कीम है, फ्लैगशिप स्कीम है, उसके लाभार्थी को सच में वो लाभ मिला है या नहीं मिला है। जो नहीं मिला है जिनको, उनको ऑन स्पॉट जो मिल सकता है वो तुरंत दिया जाएगा, और जो नहीं जिनको मिला है उनके लिए कैसी योजनाएं बनेगी जो आने वाले टाइम में उनकी ये गारंटी सुनिश्चित हो सके। तो आप ये देखिए कि इस यात्रा के बारे में जो मैं थोड़ी सी जानकारी रखता हूँ कि आप ये देखिए कि इतने ही कम समय में इस यात्रा में कम से कम 7 लाख से ज़्यादा आयुष्मान कार्ड बने हैं। इतने ही यात्रा में जो वहाँ कैंप लगाए गए हैं, मेडिकल कैंप, जहाँ जहाँ लगभग ये 2.5 लाख पंचायतों में जाना है ये मोदी की गारंटी वाली गाड़ी। और उस गारंटी के साथ में वहाँ मेडिकल शिविर भी है, उसके सारे डॉक्टर्स भी हैं, वो सारे कैंप भी लगते हैं। जो ग्रामीण भारत में जो ये समस्या है, प्रॉब्लम है छोटी छोटी बीमारियों का, और सेल्किस जैसी बीमारियाँ हैं, टीबी जैसी बीमारियाँ हैं, उन सब चीज़ों का वहाँ तुरंत वहाँ जांच भी हो रही है। साथ साथ ही आयुष्मान कार्ड भी साथ में बन के उनको 5 लाख की जो गारंटी है उसके आयुष्मान कार्ड में पीएम जय वो भी उनके हाथ में दिया जा रहा है। तो ये जो रीच आउट है निखिल कि इस यात्रा से इसका जो इम्पैक्ट है उस इम्पैक्ट को समझने की ज़रूरत है। लेकिन उसके बाद साथ साथ जब पीएम मोदी बोलते हैं आज की राजनीति पे, तो इसे भी समझने की ज़रूरत है। जब अभी 5 राज्यों के चुनाव में देखा, बिहार और यूपी में आप देख रहे हैं अलग अलग कोने में जिस तरह से जाति गणना और जिसकी आबादी जितनी आबादी उतना हक के नारे लगाने के साथ में एक तरह से ये इंडिया का जो गठबंधन है, इंडी गठबंधन, उनका एक स्लोगन बन रहा है कि इस विकास की यात्रा को आप कैसे रोक सकेंगे। आप इस विकास की यात्रा को ले आपने एक अलग से लाइन, अलग से एजेंडा बनाया है। उसका जवाब देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मेरे लिए सबसे बड़ी जाति गरीब है, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति महिला है, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति युवा है और मेरे लिए सबसे बड़ी जाति किसान है।
और उन्होंने बताया कि विकसित भारत संकल्प जो है इन्हीं 4 जो अमृत स्तंभ जिनका नाम उन्होंने दिया है, इसी स्तंभ पे टिका है। और इसी स्तंभ का अगर समूल इस तरह से एक समग्र विकास हो जाए तो भारत के विकसित भारत बनने में कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। लेकिन दरअसल राजनीति की बात मैं लास्ट में कह रहा हूँ कि ये देखिए कि जब इंदिरा गांधी का ये नारा होता था कि जात न पात पे मुहर लगेगी हाथ पे, ये तीसरी पीढ़ी में ऐसी क्या मजबूरी आई कि आज राहुल गांधी का नारा है कि जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक, और जाति गणना को आदर्श बना लिए। ठीक है, कपिल बदादी जो अंतिम बात है विनोद मिश्रा ने कही, वहीं से बात उठाते हैं कि ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि जातिगत जनगणना से लेकर ओबीसी की पॉलिटिक्स अब इस वक्त देश में चारों तरफ देखी जा रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बात कही है कि गरीब से बड़ा कोई और कोई जाति नहीं है उनके लिए, और उसका जीवन स्तर सुधारने की बात उन्होंने कही है। आपको लगता है कि एक कहीं ना कहीं एक लंबी लकीर, एक बड़ी लाइन खींच दी? देखिए निखिल जी, मैं 3 बातें कहूंगा। मैं जब प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य सुन रहा था तो प्रधानमंत्री के वक्तव्य में एक हमारी बहन अपने बारे में, कुछ योजनाओं के बारे में कुछ बता रही थी, तो मुझे ये जान के बहुत ही आश्चर्य हुआ कि प्रधानमंत्री साहब को ये कैसे पता लगा कि वो सरपंच हैं। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो एक कंक्लूजन जो उसका जो मैं देख पाया वो ये हो सकता है कि मतलब ऐसा हो सकता है कि प्रधानमंत्री साहब को पता था कि कौन सवाल पूछेगा और कौन जवाब देगा, और वो जो जवाब जिन्होंने दिया भी उनका भी बैकग्राउंड प्रधानमंत्री साहब को पता था। तो मुझे थोड़ा सा लगा कि शायद हो सकता है कि ये जो ये वक्तव्य था प्रधानमंत्री साहब का, ये मुझे लगता है कि स्क्रिप्टेड है। ऐसा हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी ने बोला कि उनका सबसे बड़ा जो उनके लिए जाति है वो गरीब है, वो गरीबों के लिए और युवाओं के लिए करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसके अंदर किसी को कोई संकोच नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं एक बात बताना चाहूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री साहब ने जब पहली डिमोनेटाइजेशन करी, डिमोनेटाइजेशन में आप मुझे बताइए कि कौन सा अमीर आदमी लाइनों में लगा? कोई अमीर आदमी लाइन में नहीं लगा। जो लोग लाइनों में लगे वो हमारे मजदूर भाई थे, जो रोज कमाने खाने वाले लोग हैं, वो जो दिहाड़ी मजदूर हैं वो लोग थे। और काफी सारे ऐसे मजदूर और जो रोज दिहाड़ी का काम करते हैं हमारे भाई बहन, उन लोगों को उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, उनके पास काम नहीं था। मैं तीसरी बात और बोलना चाहता हूँ। अभी मैंने भी कई स्टॉल्स देखे जहां पे विकसित भारत योजना, एक स्कीम और एक कैंपेन जो हमारे प्रधानमंत्री साहब चला रहे हैं, तो अगर इतनी पॉलिसीज सरकार ने काम किया है तो आज क्यों 23 करोड़ लोग हमारे बिलो पॉवर्टी लाइन नीचे चले गए? एक डेटा है, रिकॉर्ड है जो बोलता है कि मोदी सरकार के कार्यकाल के अंदर 23 करोड़ लोग हमारे गरीबी रेखा के नीचे चले गए। अगर इतना ही सरकार ने काम किया है और सरकार की जो योजनाएं हैं, आपकी बात आ गई, मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने आपकी बात आ गई। मैं बहुत नहीं, अभी नहीं आई, मुझे खत्म कर दीजिए। अगर इतना विकसित भारत जो अभियान सरकार चला रही है, अगर उस अभियान में वाकई में ही सरकार ने काम किए करके दिखाया है, तो आज 80 करोड़ लोगों को राशन फ्री में क्यों देना पड़ रहा है? ठीक है। और मैं एक और बात बताऊं, जो आज नरेंद्र मोदी जी और मोदी सरकार अपनी पीठ थपथपा रही हैं कि वो 80 करोड़ रुपए का 80 करोड़ भारतीयों को, भाई बहनों को हमारे राशन मुफ्त में देती हैं, ये वही सरकार है जब ये फूड सिक्योरिटी एक्ट यूपीए सरकार के अंदर जब ये पार्लियामेंट में चर्चा हो रही थी, इस पे बीजेपी सरकार ने इसको अपोज किया था। तो आप शायद जवाब ले लेते हैं इसका धनंजय गिरी जी से। लेकिन जो पहली बात आपने कही कि उस महिला सरपंच को कैसे उनको पता चला कि वो सरपंच है, दरअसल जो अभी आपने बाइट हमारे यहाँ पर सुनी वो पूरी बाइट नहीं थी। महिला सरपंच ने अपना इंट्रोडक्शन दिया था और उसके बाद उसकी शुरुआत हुई थी। इसलिए कहना कि स्क्रिप्टेड है या नहीं है, ये मुझे लगता है कि आप इस पूरे घटनाक्रम को देखना कि गिलास आधा खाली है या आधा भरा है। बाकी चीजों के लिए धनंजय गिरी जवाब देंगे, उनको सुनते हैं। निखिल जी, मैं बता दूं, मैंने तो आपका वीडियो, मैंने पूरा वक्तव्य नहीं देखा। इसीलिए मैंने कहा कि मैं उस चीज को क्लियर कर दूं। एनीवेज जी,
निखिल जी, दुनिया के जितने बड़े विचारक हुए, चाहे मार्क्स हुए, मिल्सी हुए, मैकफरश हुए, या प्रोफेसर लास्की हुए, या भारत में आप डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हुए, या गांधी जी हुए, या ज्योतिबा फुले हुए, उन्होंने समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति की जो चिंता की, उसको शब्द रूप में, मंत्र रूप में नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, कोई भी भेद नहीं, एक रूपता में विकास। अब उस विकास की दौड़ में कोई पीछे न छूटे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए गांव, गरीब, किसान, नौजवान कोई किताब में पढ़ी जाने वाली बात नहीं है। यथार्थ में भोगा हुआ, यथार्थ जीवन का भोगा हुआ यथार्थ सामने खड़ा है। जो दिया जलेगा उसी से उजाला होगा, बिना जले कोई सूरज नहीं होता है। वो जिंदगी के उस तपिश से निकल कर आए हैं, उस दर्द को महसूस करते हैं, तभी 11 करोड़ महिलाओं के लिए टॉयलेट बनाते हैं, 12 करोड़ किसान को सम्मान निधि देते हैं, 4 करोड़ महिलाओं के लिए घर बनाते हैं। और दूसरी तरफ अगर 10वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं बनी है, तो जब विकास होगा तो सबके लिए हो रहा है। काशीपुराधीश्वरी मां अन्नपूर्णा की ऐसी कृपा है नरेंद्र मोदी जी पे कि 80 करोड़ लोगों को अनाज देने के बाद भी रोज अन्न का भंडार प्रचुर मात्रा में भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि अन्न की जो सड़ा करके एफसीआई के गोदाम की और तमाम तरह की नीलामी और लेकिन कपिल जी को ऐतराज है। दरअसल ये भी एक सवाल पूछा था धनंजय जी, कपिल जी ने ये भी एक सवाल पूछा था, उनको ऐतराज है कि 80 करोड़ लोगों को क्यों खिलाना पड़ रहा है। नहीं निखिल जी, आप मेरे को मिसकोट ना करें प्लीज। आपने नहीं कहा, आपने क्या पूछा ये भी बता दीजिए। आई एम सॉरी, आप मेरे को मिसकोट ना करें। मैंने ये बोला था कि नरेंद्र मोदी सरकार जब ये फूड सिक्योरिटी एक्ट पार्लियामेंट में चर्चा हो रही थी तो इन्होंने इसको अपोज किया था। आपने ये भी कहा था, आपने ये भी कहा था कि 80 करोड़ लोगों को क्यों खिलाना पड़ रहा है। मैं अगर आप कहेंगे तो मैं रिवाइंड करके दिखा दूंगा, लेकिन फिलहाल मैं उस विवाद में नहीं जाना चाह रहा। धनंजय जी से जवाब लेते हैं। अभी आप जो कह रहे हैं उसी का जवाब लेते हैं। अभी जो आप कह रहे हैं उसी का जवाब लेते हैं। अभी जो आप कह रहे हैं उसी का जवाब लेते हैं। मैंने ऐसा नहीं बोला, आप झूठ ठीक कह रहे हैं निखिल। ठीक है, अभी आप जो कह रहे हैं उसी का जवाब लेते हैं धनंजय जी बोल रहे हैं। ठीक है, मैंने ये बात नहीं बोली कि 80 करोड़ लोगों को सरकार को खाना खिलाना पड़ रहा है। मैं ये बोल रहा हूं कि ये बोलते हैं कि 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है, लेकिन जब ये चर्चा हो रही था फूड सिक्योरिटी, आपको उससे ऐतराज है? आपको उससे ऐतराज है? आपको उससे ऐतराज है? नहीं, मुझे ऐतराज नहीं है। तो ऐतराज नहीं, फिर विवाद किस बात का? फिर आपने इशू उठाया ही क्यों? यानी मनमन भावे मूड हिला हुए, दोनों तरफ चलेंगे। देखिए, दोनों तरफ नहीं चलेंगे आप, दोनों तरफ। फिर आपने इशू उठाया ही क्यों? आपने इशू उठाया ही क्यों? नहीं, आपने फिर ये इशू उठाया ही क्यों जब आपको कोई ऐतराज नहीं है? मैंने इसलिए उठाया कि नरेंद्र मोदी जी ने आज बात करी और बोला कि उनके लिए सबसे बड़ी जाति गरीब है। तो जब फ्यूल सिक्योरिटी एक्ट चर्चा में आ रहा था तब नहीं उनको याद आया। ठीक है, चलो इसका जवाब ले लेते हैं। ठीक है, आपकी बात आगे, जवाब ले लेते हैं। हमने बीच में टोक दिया था धनंजय जी को। धनंजय जी जवाब दीजिए। देखिए, कहते हैं ना कि झूठ बोला है तो उस वक्त कायम रहो जफर, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। भाई साहब ने पिछली बार कहा कि शायद अपोज किया था, अभी कर रहे हैं अपोज किया था। शायद नहीं बोला, दोनों बार दोनों को आपके शायद आपने शायद अब बोलने दीजिए। ठीक है कपिल जी, आपकी बात आ गई। धनंजय जी आप कंप्लीट करिए। कपिल जी, आप इसका रिप्ले देख लीजिएगा, मैं एक शब्द गलत नहीं बोल सकता। धनंजय जी आप अभी रिप्ले में चलिए, अब रिप्ले नहीं देखेंगे कोई भी, हमारे पास समय बहुत कम रह गया है। अभी मुझे अपने संपादकीय सलाहकार के पास भी जाना है। धनंजय जी अपनी बात पूरी करिए। मुनासिब नहीं है, समय जाया हो रहा है, नेशनल चैनल पे लोग देख रहे हैं। ठीक है, चलिए धनंजय जी अपनी बात पूरी करिए, बात पूरी करिए धनंजय जी। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए गरीबी उन्होंने भोगा हुआ यथार्थ, इसलिए इस देश से गरीबी मिटाना चाहते हैं। और हम और कपिल जी क्या कहेंगे? यूएनडीपी का आज लगता है कि अति गरीबी 1% से भी कम रह गई और 13.5 करोड़ तो गरीबी रेखा से ऊपर आ गए। और जब 10वीं अर्थव्यवस्था 5वीं बनी, कल तक 2013 तक, जिस एसबीआई की बात बीच में ही कर रहे थे कि लोन देता 13,000 करोड़ का मुनाफा था। आज उस एसबीआई का 2023 में 50,000 करोड़ का मुनाफा है। कल तक 2013 में 2 करोड़ लोग यूपीआई यूज करते थे, आज 22 करोड़ लोग यूपीआई यूज कर रहे हैं। तो जिस रफ्तार से, जिस गतिमान है देश की अर्थव्यवस्था, जिस तरह से आज, और मैं क्या कर रहा हूं, IMF के हेड कर रही है कि भारत जिस तरह दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है, ये हमारे कहने की बात थोड़ी है, ये तो दुनिया कह रही है। जो हो रहा है सबको दिख रहा है। आज मुल्क को जिस मयार पर ले जा रहे हैं, गोपाल सिंह नेपाली ने कहा है कि तुम कल्पना करो, नवीन कल्पना करो। नरेंद्र मोदी नित्य नई ऊंचाइयों पर नेशन को ले जाने का नाम ही नरेंद्र मोदी है। तमाम विसंगतियों और संगतियों को खत्म करते हुए, देश की तमाम कुरीतियों को हटाते हुए, एक रूपता में राष्ट्र का विकास को गति देते हुए और गतिमान करते हुए जो व्यक्ति देश को आगे ले चल रहा है। आज मुल्क के मन में मोदी की जो मूरत बसी हुई है, उसमें मुल्क का हर आबाल वृद्ध, नौजवान, गांव, गरीब, किसान, महिला
और हर बालक, हर युवा एक जिजीविका का नाम है, एक युत्सा का नाम है। तो देश का हर युवा अपने सपनों को उनसे जोड़ रहा है। आज महिलाओं को ड्रोन उड़ाने से लेकर के तमाम तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है। जिस तरह से तेजी से विकास होता है, जो ग्रोथ हो रही है, जो गांव में चीजें आगे बढ़ रहा है नेशन, उसको दुनिया देख रही है। दूसरा आप जो कह रहे हैं, उन्होंने क्या कहा कि हर व्यक्ति को जो पिलर है देश के, महिलाएं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा था कि मैं किसी भी देश के, किसी भी राष्ट्र के और किसी भी समाज को उसके इस पैमाने पर देखता हूं कि उसकी महिलाएं कितना आगे हैं, उसकी महिलाएं कितना पढ़े लिखे। दूसरा, युवा किसी भी राष्ट्र की उन्नति, उन्नयन और प्रगति के पथ प्रदर्शक में युवा शक्ति का योगदान सबसे बड़ा योग है। तीसरा, किसान है। किसान, लाल बहादुर शास्त्री ने कहा जय जवान किसान, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा जय जवान जय किसान जय विज्ञान, प्रधानमंत्री ने उसमें नया जोड़ा जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान। आज जिस अनुसंधान हो रहा है, पहले हम दुनिया के मुल्कों से चीजें खरीदते थे, अब हम टीटी कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बिना कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, हम जो डिफेंस में जीरो एक्सपोर्ट करते थे, आज हर साल बढ़ रहा है, 38,000 करोड़ से ऊपर चला गया हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट। तो दुनिया के मुल्कों के बीच में मोदी जी के रहने से जो हमारे मुल्क की धाक जमी है, जो सम्मान मिला है, जो आज राष्ट्र की अर्थव्यवस्था है और आम आदमी के जनमन में जो उत्साह का संचार हुआ है, एक नए भारत का, एक नए राष्ट्र का, एक नए युग का निर्माण करने का नाम ही नरेंद्र मोदी है। ठीक है, आपकी बात आ गई। नए युग का जो निर्माण नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। ठीक है, आपकी बात आ गई धनंजय जी। विनोद जी, एक चीज समझना चाहेंगे इसके पीछे की जो सियासत, दरअसल मैं कपिल जी से समझना चाह रहा था, मैंने ये जानना चाहा था कि ये जो सपनों को पंख देने की सियासत में जातिगत जनगणना जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं कि ओबीसी की पॉलिटिक्स की जाए, यही बात प्रधानमंत्री कहने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या उन्होंने इस पूरी सियासत में एक लंबी लाइन खींचने की कोशिश की है अपनी बात से? निखिल, मैं दोनों प्रवक्ताओं का सुन रहा था और पहले मदान जी की बात मैं करूं। मदान जी वकील भी हैं पेशे से, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हैं और अच्छे जानकार भी हैं, हमारी डिस्कशन में आते हैं, बहुत तर्कों के साथ में रखते हैं अपनी बात को। लेकिन मदान जी, जिस तरह से आप हमको और हमारी एडिटोरियल को आप चैलेंज कर रहे थे, हमारे एंकर को झूठ कह रहे थे, हमारे इसमें कह रहे थे, ऐसा नहीं होता है प्लीज़। एक्चुअली हमारी आज हमने जो अपने डिबेट और डिस्कशन का रखा था, मैं जस्ट एक मिनट, मेरी बात पूरी कर लीजिए। कपिल जी आपके पास आऊंगा। कपिल जी आपके पास आऊंगा। कपिल जी, मैं अपनी बात पहले पूरी कर लूं, उसके बाद एक करके बोले ज्यादा अच्छा है। हाँ, पहले तो मैं अपनी बात पूरी कर लूं, उसके बाद आप आएंगे। सर, आपके साथ हमने लंबा डिस्कशन किया है, कई बार किया है। तो मेरा सिर्फ ये निवेदन था कि आज तो हम लोगों का जो डिस्कशन था ये मोदी की गारंटी वाली गाड़ी की थी, और मोदी की गारंटी वाली गाड़ी का एक चलने से अभी तो 15 ही दिन हुए हैं। आप कल्पना कीजिए कि इस देश में अगर मोदी की गारंटी वाली गाड़ी 2 महीने चले तो इस देश का डिस्कोर्स कैसे बदलेगा। ये डिस्कोर्स इसलिए बदलेगा कि आप जिस तरह से तर्कों को ला रहे थे, मैं थोड़ा सा उस पर जवाब दे रहा हूँ कि एक तो आपने जो बात कही, डेटा की बात कही कि जिस डेटा से आपने 32 करोड़ गरीबी को आपने ये बता दिया पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ गए हैं आज, तो आप शायद नीति आयोग और बाकी इंस्टीट्यूशंस को आप मानते ही नहीं हैं, जिसका अभी का आंकड़ा है कि 13 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है इस पिछले सालों में गरीबी रेखा से ऊपर आया है। दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि जब आप अंदर ये इस पे स्कीम को उठा रहे थे कि 80 करोड़ लोगों को क्यों दिया गया, तो 80 करोड़ आपका कहना बिल्कुल सवाल बनता है कि 80 करोड़ लोगों की जो ये थी, ये भी एक गारंटी ही आप मानिए। जो कोरोना काल में जब इस बात की व्यवस्था बनी थी, जो लॉकडाउन की स्थिति थी, तब भारत सरकार की तरफ से योजना आई थी कि उनके डोर स्टेप पे जो राशन है उनको इतना मुहैया कराना है, सुनिश्चित कराना है, प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज का। और इस तरीके से ये व्यवस्था 2 साल 3 साल तक लगातार चली। ये हालत इसलिए है कि आपके पास में अगर आपके पास जो फूड स्टॉक है, अगर प्राइम मिनिस्टर अभी आपने फूड सिक्योरिटी एक्ट की बात की है, आप ये बताइए ये टोकेनिज्म है कि नहीं है। आपने तो एक्ट बनाया, आपने तो बैंक का भी राष्ट्रीयकरण किया, लेकिन जब जनधन स्कीम शुरू हुआ प्राइम मिनिस्टर मोदी के रीजन में, तब 12 करोड़ से ज़्यादा या उससे भी कहीं ज़्यादा ये आंकड़ा है, तब वो गरीब लोगों को बैंक में जाने का मौका मिला। तो ये सब नैरेटिव आप जब एक छोटी छोटी चीज़ों को लेके घटते हुए दिखते हैं, तब वो बात सामने में चीज़ें नहीं टिकती है। इसलिए पीएम मोदी कह रहे थे कि भारत के जो लोगों की जो एक आदत है वो सच बोलने की है, कुछ लोग जो है उस तरह से गुमराह कर रहे हैं। लेकिन मैं दूसरे सवाल पे आता हूँ जो जाति गणना की और बात कर रहे थे। अभी 5 इलेक्शन के स्टेट में इलेक्शन में आप कैंपेनिंग देखिए, राहुल गांधी ने एक स्वर से उनका एक ही एजेंडा था, जिसकी आबादी जितना हक। अब इतनी आबादी उतना हक, वो सेक्रेटरी से लेके और नीचे ऑफिसर को गिना रहे थे, कितने ऑफिसर कितने जाति का, कितने ऑफिसर कितने इसका। क्या ये देश व्यवस्था से चलेगा क्या?
तो वो यही बात वो कह रहे थे प्राइम मिनिस्टर मोदी आज अपने जो संकल्प का यात्रा का विकसित भारत संकल्प यात्रा की बता रहे थे। तो वो देश को ये बता रहे थे कि विकसित भारत का जो लक्ष्य है कि 2026 तक में भारत एक विकसित भारत के रूप में सामने आएगा। तो इसमें ये 4 स्तंभों का योगदान होगा, जिसमें गरीब है, युवा है, महिला है, किसान है। ये अगर ये संबल होंगे तो विकसित भारत से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है कपिल जी, समय हमारे पास समाप्त हो चुका है, लेकिन हमने कहा था आपके पास आएंगे, तो बहुत जल्दी से मैं चाहूंगा आप अपनी बात रखते हैं। मैं सिर्फ देखिए, मेरा किसी से कोई विवाद नहीं है। मैंने सिर्फ आपने मेरे को मिस कोट किया कि मैंने बोला कि मुझे ये प्रॉब्लम है कि 80 करोड़ लोगों को राशन की। चलिए अब इस स्पीच के अंत में, अब इस प्रोग्राम के अंत में इस विवाद पर नहीं जाते हैं कि मैंने मिसकोट किया या नहीं किया, अब उसको जाने दीजिए। धनंजय जी, आखिरी कमेंट्स आपके। ठीक है कपिल जी, आपकी बात आ गई। बहुत ही अच्छे ढंग से चर्चा होती रहे हमारी। धनंजय जी, आखिरी कमेंट्स 30 सेकंड के अंदर। देखिए, एक समय था कि इस देश में आदमी बैंक की तरफ मुंह करके भी नहीं खड़ा हो पाता था। आज गरीब जब ये बैंक के खाते थे वो 50 करोड़ लगभग उन गरीबों के खुले हैं, और वो 50 करोड़ नए खाते खुले हैं। उसके अलावा जब बैंक जो 2013 में बैंकों में बैंक अकाउंट 48 करोड़ थे, 248 करोड़ बैंक अकाउंट खुले। तो जिस अर्थव्यवस्था की अगर बात करें, अगर किसी भी मानक पर, किसी भी मूल्यों पर, किसी भी स्टैंडर्ड पर अगर आप बात करना चाहें, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, कोई भी पहलू छुए, नरेंद्र मोदी जी की जो विकास यात्रा इस रफ्तार से है कि वो देखने में, आप जैसे कहते हैं ना कि चांद पर चलो और सूरज से आंखें मिलाओ, तो आदित्य मिशन चलाना और वहां पर विक्रम को लैंड कराना, विक्रमादित्य के रूप में नरेंद्र मोदी स्थापित कर रहे हैं अपने आप को, और इस मुल्क को उसी मयार पर ले जा रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया विनोद मिश्रा जी आपका, धनंजय गिरी जी आपका, और कपिल मदान जी आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। और मोदी सरकार का मिशन रोजगार, इस पर बात करें उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए। बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा, इन वीडियोस पे ना जाएं। अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और मोदी सरकार का मिशन रोजगार मेला, आज 11वां रोजगार मेला आयोजित होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 51,000 से अधिक कर्मियों को 11वें रोजगार मेले के तहत नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। तो 51,000 से अधिक लोगों को नियुक्ति पत्र मिलेगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री नवनियुक्त कर्मियों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश भर के 37 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा और इस मौके पर विभिन्न केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता देश भर में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 37 स्थानों पर मौजूद रहेंगे। नए कर्मचारी सरकार के राजस्व विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, गृह, वित्त, रक्षा, स्वास्थ्य और श्रम मंत्रालयों सहित विभिन्न विभागों में सेवाएं देंगे। यह रोजगार मेला रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक कदम है और नवनियुक्त कर्मी ऑनलाइन मॉड्यूल कर्मयोगी प्रारंभ के माध्यम से स्वयं को प्रशिक्षित भी करेंगे, विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में योगदान देंगे। इसके साथ ही पिछले साल 22 अक्टूबर को धनतेरस पर रोजगार मेले की शुरुआत हुई थी। इसी के तहत अब तक लाखों युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। ये प्रयास रोजगार को बढ़ावा देने और देश के कार्यबल की वृद्धि और विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। और कल देर शाम प्रधानमंत्री ने रोजगार मेले के विषय में एक्स पर लिखा कि रोजगार में युवाओं के लिए, देश भर में युवाओं के लिए रोजगार सृजन हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। रोजगार मेला इसी का अहम हिस्सा है, जिसका एक और आयोजन कल होने जा रहा है। यह कल ट्वीट किया था प्रधानमंत्री ने देर शाम। इसमें शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न सरकारी विभागों से जुड़े 51,000 युवा साथियों को नियुक्ति पत्र देने का सुअवसर मिलेगा, यह प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया था। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से जुड़े हुए हैं रामेंद्र।
रामेंद्र, क्या जानकारी देंगे? आज 51,000 युवाओं का भाग्य खुल रहा है और ये सिर्फ यही 51,000 नहीं बल्कि ये कड़ी पहले भी है जो और लंबी होती जा रही है। देखिए निखिल, जब रोजगार की बात आती है ना, भारत के जो युवा है उसको रोजगार के अवसर चाहिए। रोजगार कहाँ मिलेगा ये कहा जा रहा है। विपक्ष द्वारा बार बार ये सवाल उठाया जाता था कि जो सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए, उसको लगातार कैसे भर रही सरकार ये भी बता रही है। यही नहीं, जिन लोगों को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं उनको कर्तव्य भी बताए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री का संबोधन हो या जो मंत्री रहते हैं वो अपने संबोधन में कहते हैं कि कैसे रोजगार करे, क्या जिम्मेदारियां हैं, कैसे जनता के साथ आपको संबंध रखना है, जनता की क्या क्या काम आपको करने हैं। तो अब केवल रोजगार नहीं दिया जा रहा, एक जिम्मेदारी के साथ आपको नौकरी दी जा रही कि आप जिम्मेदारी भी निभाएंगे। तो वो बात केंद्र सरकार पूरा करे और युवा उसको लेकर के उत्साहित हैं कि इस तरीके की योजना कार्यान्वित हो रही है। जी 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 जी, निश्चित तौर पर तो ये जो आज का कार्यक्रम है बेहद महत्वपूर्ण है और आपसे थोड़ी देर बाद इस कार्यक्रम को हम सब लाइव देख सकेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। मोदी सरकार की गारंटी, महिलाओं के लिए धुआं मुक्त रसोई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ गैस कनेक्शन। हमारा संकल्प विकसित भारत। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूं? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढे, आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए। बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा, इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। मम्मी, कॉलेज की क्रिकेट टीम में ना मेरा सिलेक्शन हो गया। वेरी गुड। कॉलेज की टीम में तो आ गया, देश की टीम में रजिस्ट्रेशन कब करवा रहा है? वो कैसे? तुम वोटर बन के देश की टीम का हिस्सा बन सकते हो। देश का फॉर्म भरो, देश की टीम का हिस्सा बनो। वोट करना सिर्फ तुम्हारा अधिकार ही नहीं बल्कि तुम्हारा कर्तव्य भी है, समझे? जी हाँ, अगर आप भी 18 साल के हो रहे हैं तो आज ही वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करके वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाकर वोटर बने। और हाँ, एग्जिस्टिंग वोटर्स भी अपनी जानकारी वोटर लिस्ट में अपडेट करें, जिससे देश की टीम और मजबूत बने। वोटर लिस्ट में नाम मतलब देश के लिए वोट करने का अधिकार, यानी देश की टीम में रजिस्ट्रेशन। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और अब हमारे विशेष सेगमेंट रिपोर्टर्स डायरी की बारी। सबसे पहले चलेंगे कर्नाटका, जहां बेंगलुरु के महानगर पालिका द्वारा कॉन्ट्रैक्टर्स के बिल पास न करने को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है कर्नाटक सरकार को। आइए सुनते हैं और जानते हैं इस विषय पर कर्नाटक से हमारी संवाददाता आयशा खानम का ये विश्लेषण। कर्नाटका में बेंगलोर महानगर पालिका के कॉन्ट्रैक्टर्स के बिल ना पास करना सरकार के लिए भारी पड़ सकता है। कल ही कर्नाटक के हाईकोर्ट में एक डिवीजन बेंच के 2 जजेस जस्टिस प्रसन्ना और जस्टिस कृष्ण दीक्षित ने कर्नाटक सरकार से तीखे सवाल पूछे और कहा कि अपने बिल को पास कराने के लिए कर्नाटक में और कितने कॉन्ट्रैक्टर्स को आत्महत्या करनी होगी। ये डिवीजन बेंच कर्नाटक में कॉन्ट्रैक्टर्स के बिल पास ना होने पर एक कॉन्ट्रैक्टर की आत्महत्या का केस सुन रही थी।
ऐसे मामले में लगातार कर्नाटक में कॉन्ट्रैक्टर्स और सरकार आमने सामने हैं और कॉन्ट्रैक्टर्स ये आरोप लगाते हैं कि सरकार में अब भी उन्हें 40% से ज्यादा परसेंटेज देना पड़ता है और तभी उनके बिल पास होते हैं। ऐसे में कर्नाटक में भ्रष्टाचार का मामला एक तरफ जोर पकड़ता जा रहा है और लगातार कॉन्ट्रैक्टर्स पर भी आईटी रेट्स पड़ रहे हैं, जिसमें 50 करोड़ रुपए जब्त किए गए थे और दूसरी तरफ कुछ परेशान कॉन्ट्रैक्टर्स अपने बिल ना पास होने की वजह से आत्महत्या करने पर मजबूर हैं। और बात विकसित भारत संकल्प यात्रा की, जिसे लेकर देश भर में इन दिनों लोगों के बीच खासा उत्साह है। सरकार की तमाम योजनाओं की जानकारी इस यात्रा के जरिए देश के कोने कोने तक पहुंचाई जा रही है। आइए सुनते हैं इसको लेकर हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा का विश्लेषण। 15 नवंबर से विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत हुई थी और 25 जनवरी तक देश भर में अलग अलग गांवों में, ब्लॉक में, स्थानीय निकायों में ये यात्रा निकाली जा रही है। 2.5 लाख से अधिक पंचायतों को कवर करने का टारगेट रखा गया है और केंद्र सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके बारे में लोगों को बताया जाएगा। केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, स्थानीय पदाधिकारी, प्रशासन लगातार इस विकसित भारत यात्राओं में शामिल हो रहे हैं और उद्देश्य यह है कि कल्याणकारी योजनाओं के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी दी जाए, लाभार्थियों से फीडबैक लिया जाए, जिससे 100% लाभ मिल सके केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं का। तो हम देश भर में देख रहे हैं विकसित भारत संकल्प यात्राएं निकल रही हैं, उसमें लोगों की जबरदस्त भागीदारी भी दिख रही है और जाहिर है जब किसी योजना के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी ग्रामीण स्तर पर, जमीनी स्तर पर होती है तब उस योजना का लाभ लेने में भी आसानी होती है। और जो टारगेट है कि 100% यानी 100% लाभ मिल पाए, कोई भी पात्र वंचित न रहे, उसमें विकसित भारत संकल्प यात्रा काफी मददगार साबित होगी, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। हम देश भर में देख रहे हैं 15 नवंबर से 25 जनवरी तक विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। कैमरामैन अश्विनी कुमार के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, ग्रेटर नोएडा। रिपोर्टर्स डायरी का तीसरा पन्ना उत्तर प्रदेश के लखनऊ से, जहां की राजनीति में भी जातीय जनगणना का मुद्दा गरमाया हुआ है। जातीय गणना के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने जमकर घेरा। इस मामले पर सुनते हैं हमारे संवाददाता विकास सिंह का यह विश्लेषण। जातीय जनगणना के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी को प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आज विधानसभा में जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी संविधान का सम्मान नहीं करती है, जबकि संविधान में ये साफ लिखा है कि जनगणना की बात सिर्फ संसद में ही हो सकती है। उन्होंने इस पर भी करारा हमला किया कि समाजवादी पार्टी ना डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों को मानती है, ना बाबा भीमराव अंबेडकर के विचारों को मानती है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने हमेशा जात पात से ऊपर उठकर पूरे समाज के विकास की बात कही थी और बाबा साहब अंबेडकर ने समतामूलक समाज की बात कही थी, सबके विकास की बात कही थी। उन्होंने करारा हमला करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी न संविधान को मानती है, न ही महान विचारकों को मानती है। इस वक्त में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।